हमारा राब्ता मिल गया है जनाब फ़याज़ वलाना साहब से, और फ़याज़ वलाना साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब माजिद भाई, आपको भी और आपके तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लोग इंतज़ार करते हैं इस वक्त का कि आपसे बातचीत हो, और आपकी बातें सुनकर उनको काफ़ी अंदाज़ा होता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। जी जी। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि इमरान खान साहब और बाजवा साहब की खुफिया मुलाकातों का जो पंडोरा बॉक्स खुला है, उस क्या कहेंगे उसके बारे में? ये बड़ा दिलचस्प पेंडोरा बॉक्स है। इस पेंडोरा बॉक्स से लोगों को ये भी पता चल रहा है कि कौन कितने पानी में है। इस वक्त तक तो आम लोग जो एंटी मरियम नवाज हैं वो मरियम को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी ये क्या है, ये जब भी बोलती है इसमें कोई डेप्थ नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ताने देती है, जिस तरह औरतें लड़ती हैं आपस में इस तरह की बातें करती है, कोई गहराई की बात नहीं होती इसमें, और वन साइडेड है और कोई विजन नहीं है। लोग उसके मुखालिफ ये कहते हैं। बिलावल के मुखालिफ जो हैं वो ये कहते हैं कि ये तो कल का बच्चा है, इसकी वो नहीं है बात। हालांकि वो इंटरनेशनली जहाँ जहाँ उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है बहुत अच्छी तरह किया है। उसके अपने फ्लॉज हो सकते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हो सकता है, नया हो सकता है, लर्निंग कर्व में है, लेकिन इसके बावजूद लोग उस पर भी एतराज़ करने वाले बड़े करते हैं। इमरान खान पे एतराज़ करने वालों का एतराज़ ये है कि जी इसको तो पता नहीं है, कान का कच्चा है, 2 मिनट में कोई बात पता चलती है, पूरी बात की गहराई तक तय तक नहीं पहुंचता, और उस पर फिर बोलना शुरू कर देता है और घंटों के हिसाब से बोलता है और बहुत ज़्यादा बोलता है। हालांकि उसका अपनी एक सोच भी है, विजन भी है, किताबें भी उसने बहुत पढ़ी हैं, और अच्छा बुरा जैसा भी है कोई नज़रिया लेके चल रहा है और उस पर है। लेकिन इसके बावजूद जब बोलता है तो बहुत सारी उसने गलतियां की, बहुत सारी उसने ऐसी चीज़ें जो बाद में उसे यू टर्न लेने पड़े। मतलब उस तरह लोगों की जो जितना बड़ा लोगों ने उसे बहुत कोई बड़ा देवता समझा हुआ था, जब वो बोला तो लोगों को पता चला कि नहीं, इतना बड़ा वो देवता नहीं है जितना हम उसे समझ रहे थे। बस ठीक है, अच्छा लीडर है और जो मार्केट में दस्तयाब है उनमें से अच्छा है, तो इसलिए लोग उसके साथ चल पड़े। हालांकि उसके बहुत सारे उसके साथ चलने वाले भी ये मानते हैं कि हम उस तरह का नहीं है जिस तरह हम विजुअलाइज करते हैं, या जो हमें कायद आज़म के बाद हम चाहते हैं कि कायद आज़म के बेटे ऐसे होने चाहिए, वो ऐसा बेटा नहीं है, बस ठीक है, बाकियों से अच्छा है। इसी तरह बाजवा साहब जब तक आर्मी में थे, वर्दी में थे, स्टाफ आपके स्टार लगे हुए हैं कंधे पे, आपके हाथ में स्टिक है और आप एक डिसिप्लिन में रह रहे हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा पड़ा रहता है, आपको नहीं पता चलता लोगों की कौन क्या है, क्योंकि आपने जहाँ भी जाना है आपको आगे सलूट करने वाले लोग भी मिल जाने हैं, आपके हर जगह कोर कमांडर हैं, बल्कि बाद तनकीद करने वाले तो उन्हें करोड़ कमांडर कहते हैं कोर कमांडर की बजाय। आप कराची जाएं, लाहौर जाएं, एक पूरा एक पैराफिल एरिया है जो आपके आगे टेक केयर करने वाले हैं। पीएम हाउस में आते हैं तो वहाँ भी आपको ठक ठक सलूट बजते हैं, क्योंकि पीएम को पता है कि पाकिस्तान भर में कोई बंदा है जो डंडे के दौर पे मुझे इस पीएम ऑफिस से निकाल सकता है, तो वो ये आर्मी चीफ है पाकिस्तान का। प्रेसिडेंट साहब भी जो है वो डरते रहते हैं, हालांकि ओहदे के हिसाब से आईनी एतबार से देखा जाए तो शायद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आर्मी चीफ के ऊपर हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसका भैंस, उनके हाथ में स्टिक है तो इसलिए उनकी मानी जाती है। अब देखें, ये रिटायर हो गए, खामोशी से घर चले जाते, इनकी बहुत इज्जत रह जाती, लेकिन अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। ऑफिशियली 2 साल तक आपको बोलने पे पाबंदी है, आप नहीं बोल सकते, और स्पेशली उन चीज़ों के बारे में नहीं बोल सकते जो बतौर आर्मी चीफ आपने आपकी नज़र से गुजरी और उनके बाहर लीक होने की वजह से आप पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग सकता है। लेकिन बाजवा साहब को पता नहीं क्या गुस्सा है, शायद इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा तनकीद कर दी है उन पे, या सोशल मीडिया पे जो लोग इमरान खान के मानने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आर्मी से, हमारी आर्मी के जर्नैलों से नफरत करने वाले सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं, और पीटीए पीपल्स पार्टी वाले तो वैसे ही एक्सट्रीम लेफ्ट पे थे, वो तो पहले ही जमहूरी आज़ादियों के कायल थे। तो अब इस वक्त पाकिस्तान में ओवरऑल जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, कमो बेश अक्सरियत उनकी जो है वो एंटी आर्मी जर्नल्स है, नॉट एंटी आर्मी, एंटी जनरल। आर्मी के जर्नल्स ने जो काम किए हैं उसके अगेंस्ट हैं, और वो बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। तो आर्मी के अंदर से भी उन्हें ये वाइब मिली होगी कि बाजवा साहब आपने जो पिछले साल 1.5-2 साल में काम किया, या उससे पहले आपने नवाज शरीफ को अगर उतारने में कोई काम किया, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि हाँ किया गया, शाह महमूद कुरैशी तक अगर कह देते हैं, जो नंबर 2 है पीटीआई का, अगर वो कह देता है कि नवाज शरीफ को गलत उतारा गया, तो इसका मतलब है कोई तो बात होगी उसमें, 10% है या 90% है, बात तो है। तो अगर वो भी आपने गलत किया था, उसकी वजह से भी इमेज खराब हुआ आर्मी का। इमरान खान के साथ जो आपने की और इमरान खान के साथ लड़ाई के नतीजे में इमेज इतना खराब हुआ आर्मी का कि बिल्कुल ही ग्राफ नीचे चला गया। तो उन्हें आर्मी के अंदर से भी ये वाइब मिलती होगी कि बाजवा साहब यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट, कि हमारा ग्राफ इतना नीचे गया कि अब लोग हम पे एतबार नहीं करते, अब वो हमारी वो रिस्पेक्ट नहीं और जो होनी चाहिए थी या जो होती थी।
तो बाजवा साहब अपने तौर पर ये समझते हैं, और बाजवा साहब ये जो आखिरी एक्सटेंशन लेना चाहते थे, ये लेना भी इसीलिए चाहते थे कि 6 महीने 1 साल की मुझे एक्सटेंशन मिल जाए आर्मी में, ताकि मैं आराम से एक इलेक्शन करा के और सुरखरू होकर निकल जाऊं, और मैं मेरा जो ख़राब हुआ है इमेज वो ठीक हो जाए। लेकिन आखिरी वक्त पे मियां नवाज शरीफ भी नहीं माने, शहबाज शरीफ भी नहीं माने, और इमरान खान ने भी जब कहा कि जब कोई नहीं और मान रहा तो इमरान खान भी पीछे हो गया। हालांकि इमरान खान ने इनिशियली कह दिया था कि बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगला इलेक्शन ये अपनी निगरानी में बेशक करा लें। अब आर्मी के वो प्रेशर की वजह से, और फिर ये जो एंटी जर्नल्स एंटी बाजवा जो कंपेन है वो भी रुकने पे थमने पे नहीं आ रही। तो बाजवा साहब को पता नहीं किसने मशवरा दिया या उन्हें खुद ख्याल आया, उन्होंने हमारे मीडिया के लोगों को मिलना शुरू कर दिया। उनमें वो जावेद चौधरी से मिले, आफ्ताब इकबाल से मिले, कामरान शाहिद से मिले। अब तक 3 की बातें बाहर आई हैं जिनसे मिले हैं, और लंबे लंबे टाइम के लिए मिले हैं। और आफ्ताब इकबाल ने जो बाहर आके वीला किया है, बाद में हटवा दिया गया है, ज़ाहिर है हमारे ताकतवर इदारों ने ही हटवाया होगा, वो इतना खतरनाक वील आ गया कि अगर उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है, हमारे पास टाइम नहीं है वरना हम सुनवा भी देते हैं अपने लोगों को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। उसमें इतनी खतरनाक बातें आफ्ताब इकबाल ने बताई हैं, खुल के बताई हैं कि मेरे साहब बाजवा साहब ने ये कहा, मेरे सामने बाजवा साहब ने ये कहा, मेरे सामने बाजवा साहब ने ये कहा। और उसने भी आफ्ताब इकबाल ने ये कहा कि आपको एहसास नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ये वो। पूरे आफ्ताब इकबाल ने उन्हें वार्न किया, तो उन्होंने कहा मुझे कोई नहीं है, मैं बात करूँगा। उन्होंने बात की। इसी तरह जावेद चौधरी साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई वो भी एक लंबी मुलाकात थी। जावेद चौधरी साहब ने एक आगे कालम लिख दिया, कालम के बाद बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद मेरा जावेद चौधरी साहब से बहुत पुराना ताल्लुक है, मेरी बात नहीं हुई लेकिन मेरी रीडिंग है। मेरी रीडिंग ये है कि जावेद चौधरी साहब को उसके बाद बात करने से रोक दिया गया, क्योंकि अगले दिन ये एक और टेलीविजन चैनल पे चले गए, फिर शौकत प्राचा के प्रोग्राम में चले गए। 2-3 जगह जावेद चौधरी की जो अपीयरेंस हुई, क्योंकि वहाँ आपको जो एंकर बैठा होता है उसने सिर्फ इतना नहीं पूछना आपसे कि हाँ जी आप बाजवा साहब से मिल के आए हैं, आपकी मुलाकात कैसी रही है, चाय कैसी थी, बिस्किट कैसे थे, मौसम कैसा था, कितनी देर गए, कितनी देर आए, ये बात नहीं होती। बल्कि रिपोर्टर ने तो आगे जो एंकर पर्सन या रिपोर्टर बैठा होगा उसने तो ग्रिल करना है पूरा जावेद चौधरी को। और जब वो ग्रिलिंग शुरू हुई जावेद चौधरी की, तो जावेद चौधरी के मुंह से ऐसी बातें भी निकलना शुरू हो गई बाजवा से अपनी मुलाकात की, जो शायद नहीं निकलनी चाहिए थी। फिर जावेद चौधरी को, मेरे ख्याल में, मेरी रीडिंग है पर्सनल, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, जावेद चौधरी को ऑफिशियली रोक दिया गया कि अब जनरल बाजवा इमरान की मुलाकातों के हवाले से तुमने किसी जगह नहीं जाना और कुछ नहीं बोलना। हत्ता कि उसके कॉलम का दूसरा हिस्सा भी रुकवाया गया। फिर आफ्ताब इकबाल को वीला हटवा दिया गया, और अब आफ्ताब इकबाल को भी रोक दिया गया है कि तुम बाजवा से आपसे जो मिल के आए हो, तुमने बाहर आके कोई बात नहीं करनी। कामरान शाहिद ने भी इब्तदाई तौर पर कह दिया कि जी मेरे साथ उनकी 5 मुलाकातें हो चुकी हैं और मुझे ये बताया। बाजवा, अब कामरान शाहिद को तो ऑफिशियली ISPR ने एक फिल्म थी, क्या नाम था उसका, हुए तो मजनबी, अभी एक फिल्म तैयार की है बहुत हैवी बजट के साथ। ईद उल फितर पे शायद उसकी नुमाइश हो रही है, रिलीज हो रही है वो फिल्म। तो कामरान शाहिद तो पहले ही ISPR के उस पे था, आप उसे कहें कि उनके पे था। आफ्ताब इकबाल को भी उन्होंने अपने उस पे अपने खरखाओं में रख लिया। आफ्ताब इकबाल साहब को भी अनकरीब कोई फिल्म का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और जावेद चौधरी साहब तो एलानिया उनके बिजनेसेस हैं साइड पे, जावेद चौधरी साहब को भी कोई पता नहीं कोई अच्छा प्रोजेक्ट ISPR दे दे। तो बाजवा साहब ने अपना जो उनका इमेज ख़राब हुआ था, और उनकी वजह से आर्मी का जो इमेज ख़राब हुआ था, उसे धोने के लिए उन्होंने मीडिया के लोगों से मिलना शुरू किया। अब तक 3 लोगों से मुलाकातें उनकी ओपन हुई, और तीनों में उन्होंने यही बात की कि मैंने इमरान खान से मिला था तो मैंने ये कहा था, इमरान खान ने ये कहा था। और उसमें उन्होंने कहा कि 22 अगस्त 2022 को एक मुलाकात हुई, खुफिया मुलाकात, उसके बाद एक और सितंबर में खुफिया मुलाकात हुई। और ईवान सदर में आरिफ अलवी के सामने जो मीटिंग हुई उसमें खाने पे मौजूद थे, खाना पे टेबल सजाया गया खाना, और खाना मेक श्योर किया गया कि तीनों बंदे टेबल पे बैठे होंगे, आरिफ अलवी, जनरल बाजवा और इमरान खान। तो किसी बंदे को आगे बढ़ के दूसरे से कोई चीज़ मांगने की या पूछने की जरूरत ना पड़े। हर बंदे के अपनी टेबल पे, अपनी चेयर पे, अपनी टेबल के सामने सारी चीज़ें खाने वाली पड़ी हों, एक दूसरे से हेल्प भी ना लेनी पड़े, क्योंकि बड़ा टेंस माहौल था कि शायद कोई एक दूसरे को आगे हाथ करके मांगेगा भी नहीं या एक दूसरे को ऐसी कोई चीज़ देगा भी नहीं। लेकिन वो उनकी इतनी 45 मिनट की मीटिंग इतनी टेंस हो गई कि इमरान खान खाना खाए बगैर ही उठ के नाराज़ होकर वहाँ से आ गए। अब ये जो नाराज़गियाँ थी ये बाहर पहले नहीं आई थी, वहाँ क्या बातें हुई ये बाहर नहीं आई थी। वहाँ कि इमरान खान ने क्या गिला किया, इमरान खान बाजवा ने क्या गिला किया। बाजवा ने तो सीधा सीधा कह दिया कि आप तो मुझे मीर जाफर और मीर सादिक कहते थे, फिर मुझसे मिलने की क्या ज़रूरत थी। अब ये इस तरह की बातें हैं जिसमें आप एक आपकी खोई मोहब्बत जब दोबारा मिलती है और कोई पुराने दोस्तों से ताल्लुकात होते हैं तो फिर बंदा उसी तरह खुल खुला के बातें करता है जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। उसमें इमरान खान ने फिर वो भी बातें की कि रशिया वाला क्या हुआ। अब रशिया वाला इशू ऐसा है, आपने देखा होगा टेलीविजन पे, आपसे PTI वालों ने बाकायदा एहतमाम करके कि इमरान खान ने रशिया के बारे में क्या कहा, और फिर आफ्टर 2-3 days आफ्टर दैट हिज विजिट फ्रॉम रशिया
बाजवा साहब ने क्या कहा। ऑफिशियली तय हुआ जब GHQ में और हमारे फॉरेन ऑफिस में कि हमने रशिया के मामले में यूक्रेन के जो अटैक हुआ है उस पर कंडेम नहीं करना। हत्ता कि इमरान खान ने क्या दिया कि क्या इंडिया ने कंडेम किया है, क्योंकि इमरान खान तो वहाँ से सस्ता पेट्रोल लेने के चक्कर में था, इमरान खान तो वहाँ तो सस्ती गंदम लेने के चक्कर में था, और ये तय हुआ था। और इस बात को बाद में जब हमारे वजीर खारजा मौजूदा बिलावल साहब फर्स्ट टाइम अमेरिका आए थे तो अमेरिका में जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा था, तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इट वॉज नॉट हिज डिसीजन, इट वॉज आवर डिसीजन, कि ये हमारे मुल्क का, कौम का फैसला था कि हमने रशिया को कंडेम नहीं करना। हाँ, हम किसी की लड़ाई में कूदना नहीं चाहते, हम इससे पहले हमें दुनिया ने यूज किया है, हम मजीद यूज नहीं होना चाहते, हम ना किसी को छेड़ेंगे, लेकिन जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये पॉलिसी थी, ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। लेकिन अगर बाजवा साहब उन्हीं दिनों में बाहर जाके फिर रशिया को कंडेम करते हैं और उसमें खुला के पाकिस्तान की पॉलिसी के अगेंस्ट तकरीरें करते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता था कि वो एक पेज ना फटता और एक पेज वाले फिर एक दूसरे के साथ इस तरह ये ना करते। जाहिर है फिर जीत उसी की होनी थी जिसके हाथ में डंडा था, क्यों जिनके हाथ में डंडा था फिर वही उन्होंने ही फिर प्रिजन की गाड़ी भी आई कौमी असम्बली के बाहर, उन्होंने ही रात को असम्बलियाँ भी अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुलवाई, उन्होंने ही फिर सुप्रीम कोर्ट भी रात को खुलवाई, और उन्होंने ही ट्विस्ट आर्मिंग की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की, क्योंकि असद कैसर आखिरी मौके तक खड़े थे। लेकिन आखिर में असद कैसर ने इजलास डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के हवाले करके वो हंगामी तौर पर PM हाउस गए और इमरान खान को जाके उसके सामने बिल्कुल हथियार डाल दिए, और इमरान खान ने बहुत इंतहाई बददिली से असद कैसर को कहा कि ठीक है ओके जाओ। लेकिन इमरान खान को ये समझ लग गई थी कि ये बंदा मेरा जो है असद कैसर ये कमज़ोर निकला है, ये खड़ा नहीं रह सका, जितना मैं खड़ा रहना चाहता हूँ ये नहीं रह सका, और ये दिल छोड़ चुका है। और उसने कहा जी वहाँ प्रिजन की गाड़ी आ गई है, हमारे MNAs को अरेस्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगा, कोर्ट से डिसीजन अभी आ जाएगा आपके खिलाफ, आइन की गद्दारी का, मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ और फलां बंदों के खिलाफ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये डिसीजन दे देगी, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टैंप लगा देगी, तो हम सारे आइन के गद्दार करार दिए जाएंगे। तो स्पीकर साहब असद साहब नहीं खड़े रह सके। तो ये सारा कुछ जो हुआ, जो अरशद शरीफ ये पूछता कि वो कौन था का जवाब अभी हमें मिल रहा है इन खुफिया मुलाकातों के आउट होने की वजह से। फौरी तौर पर ISPR को एहसास हो गया कि ये मीडिया से मिलना बाजवा साहब का खतरनाक है, क्योंकि बाजवा साहब जब मीडिया से मिलते हैं और मीडिया बाहर आके बातें बताता है और मीडिया वाले चैलेंज कर रहे हैं, जावेद चौधरी कह रहा है कि मैंने जो कुछ कॉलम में लिखा है मैं एक लफ्ज़ पे खड़ा होता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई झूठा साबित करे। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं जी मैंने जो अपने बाजवा साहब से मिलने के बाद बाहर आके मैंने वीला किया है, मैं एक लफ्ज़ पे कायम हूँ। कामरान शाहिद का यही कहना है कि मेरी जितनी बाजवा साहब से बात हुई है, जो मैं उस हवाले मुलाकात के हवाले से कह रहा हूँ, मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। मीडिया के ये पुराने लोग हैं, इनको 20-22 साल होंगे हैं, दे आर नॉट लाइक यस्टरडेज सोशल मीडिया गाइस, इनकी ज़िंदगी गुजरी है मीडिया में, तो उनकी की हुई बातें इंतहाई खतरनाक हैं। अब बाजवा साहब को कौन रोके, क्योंकि जिस तरह की आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा है कि बाजवा साहब आफ्ताब इकबाल के सामने बैठे हुए थे और शदीद गुस्से में थे, और वो कह रहे थे कि बाजवा साहब ऐसे बिल्कुल लिटरली हाथ की मुट्ठियां उन्होंने इस तरह भींची हुई थी और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो इमरान खान का कुछ किस तरह कुछ बिगाड़ सकते हैं, इतने शदीद गुस्से की हालत में। और आफ्ताब इकबाल ने अपने वीलाग में ये कहा कि उनको उस गुस्से की हालत में देख के मेरे दिल से दुआ निकली कि इस उम्र में इस बंदे को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, इस पर कोई हार्ट अटैक हो सकता है, इसके और कोई हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं। अगर हमारी हमारी जो एलीट है, अगर वो इस हद तक शदीद गुस्से के आलम में हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे बाजवा हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, तो ये सूरत हाल तो इंतहाई खतरनाक है हमारे लिए। दूसरी तरफ IMF है और इसहाक डार साहब हैं। अब आप आगे चलें तो फिर उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, मेरा अगला सवाल उन्हीं के मुतालिक है कि मिनी बजट की मंजूरी और महंगाई का तूफान, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये नज़र तो आ रहा था पूरी कौम को, मेंटली तो हमने तैयार कर लिया था। IMF के साथ जो हमारी उठक बैठक हो रही थी, मीटिंग्स हो रही हैं, ये तो तय हो गया था कि वो हमसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। किसी हद तक वो सच्चे भी हैं कि हम एक ऐसी कौम है कि हम कर्ज पे कर्ज लिए जाते हैं, लेकिन हम प्लान नहीं करते कि ये कर्ज हमने वापस किस तरह करना है और हमने अपनी इनकम किस तरह बढ़ानी है, और आइंदा कोई ऐसा प्लान हमने कब लेके आना है जब हमें कर्ज लेना ही ना पड़े। हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। कर्ज ना लेने के सिर्फ 3 जराए होते हैं। एक, आप अपने फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ाएं, एक आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और एक आप अपनी इंपोर्ट्स कम करें। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए आप पैसे बाहर से ज़्यादा आ सकते हैं। ये जो मैं, आप और हम यहाँ मेहनत मजदूरी करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे हम 1 करोड़ हैं तादाद में, लेकिन हमारे भेजे हुए पैसों से वक्ती सहारा तो हमारी मुल्की मईशत को मिल सकता है, लेकिन
असल हेल्प तब होती है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाए, फॉरेन इन्वेस्टर जाए और मिलियंस एंड बिलियंस में डॉलर्स लेके जाएं। वो कब लेके जाएंगे? जब हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कब बेहतर होगी? जब हमारे हुक्मरान अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट से, अपनी ज़ात से ऊपर बढ़कर सोचना शुरू करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो ज़ात से ऊपर बढ़ के सोचने वाला कोई है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहबा मुखलिस हैं वोट को इज्जत देने में और सिविल सुप्रीमेसी में और सिविल बालादस्ती के चक्कर में, तो उन्हें तो चाहिए वो डायरेक्ट सीधे इमरान खान को कहेंगे हम मिलने आना चाहते हैं, आप और हम एक पेज पे हैं, चलें मिल के सिविल सुप्रीमेसी की तहरीक चलाते हैं। सिविल सुप्रीमेसी की तहरीक आपकी और हमारी जॉइंट होगी, इलेक्शन में हम अपने अपने होंगे। अगर ये हो जाए तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान का 90%, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास तो इस वक्त जनरली 10% वोट है, 90% वोट तो या पीटीआई के पास है या मुस्लिम लीग नून के पास है। दोनों का कहने बजाहिर कहने में दोनों सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है। अपनी कुर्सी, अपनी ज़ात, अपना इक़्तिदार, अपने केसेस, अपनी जान बख्शी, वो अजीज़ है इनको। सिविल सुप्रीमेसी पे आज भी ये इकट्ठे हो जाएं, और अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो बाकी किसी सियासी जमात की, छोटी बड़ी जमात, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे एमकेएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या जेयूआई हो, किसी की फिर जरूरत नहीं होगी कि इनके अगेंस्ट कोई बात करे। और ना फिर आर्मी को और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनको मुस्लिम लीग काफ की तरह के कोई किराए के बंदे मिल सकेंगे। सब फिर इनके साथ आ जाएंगे। और अगर सियासतदान हमारा तय कर ले कि पाकिस्तान में वाकई सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, अगर हम एक जमहूरी मुल्क हैं, अगर वहाँ जमहूरी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, इजहार राय की आज़ादी है, देन वाई फिर ये क्यों हो रहा है कि शहबाज गिल के एक स्टेटमेंट पे उसे पकड़ के अंदर किया जा रहा है, आजम स्वाति को एक ट्वीट पे पकड़ के अंदर किया जा रहा है, और हत्ता के फवाद चौधरी साहब ने तो एक सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक कारिंदे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको मुंशी कह दिया था। हालांकि मुंशी कोई इस तरह का हतक आमेज नहीं है, उन्होंने सिर्फ मुंशी कहा और उन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया और इतने दिन अंदर रखा। इसी तरह ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, मजीद लोग लाइन में हैं। अभी शायद आंदा 4-6 दिनों में आप देखेंगे और भी लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन ओवरऑल इससे अनस्टेबिलिटी दुनिया को नजर आती है, और अनस्टेबिलिटी जब तक नजर आती रहेगी दुनिया को, ना बाहर से डॉलर जाएगा ना इन्वेस्टर जाएगा। अब ये मिनी बजट पेश कर रहे हैं। अब मिनी बजट पेश करने का इन्होंने ऑर्डिनेंस के तौर पर कोशिश की थी कि ये टैक्सेस लगा दें। आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उस पर साइन नहीं किए। फिर इन्होंने कहा असेंबली में लेके जाएंगे, और प्रेसिडेंट साहब को कहा गया है कल के इजलास बुलाएं। अब कल जुमरात वाले दिन 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, 4 बजे सेनेट का इजलास हो रहा है। दोनों इजलास सदर साहब ने बुला लिए हैं। अब देखना यह है कि उस इजलास में ये पास तो मिनी बजट कराना चाहते हैं, सुबह कैबिनेट अप्रूव करेगी, फिर 3 बजे ये कौमी असम्बली में जाएगा और फिर 4 बजे सेनेट में जाएगा, और वहाँ से दोनों में जो हाउसेज हैं वो अपनी अपनी स्टैंडिंग कमेटीज़ के हवाले कर देंगे, और फिर स्टैंडिंग कमेटीज़ में वहाँ से फाइनल रिकमेंडेशन आएंगी और फिर अगले दिन के इजलास में ये अप्रूवल हो जाएगी। अब देखना यह है कि जो पीटीआई के 43 MNA जिनको बहाल कर दिया गया था वो असम्बली के इजलास में आना चाहते हैं। अब अगर तो इनकी कोई बैक एंड पे आपस में ज़ाहिर हर टाइम पे बातें भी हो रही होती हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं। अगर तो शहबाज शरीफ और इमरान खान ग्रुप की आपस में बैक एंड पे असद कैसर, परवेज़ खट्टक और जो वो मुज़ाकराती ग्रुप है उनके ज़रिए अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा कल कौमी असम्बली के इजलास में, कल नहीं तो परसों के इजलास में MNAs जो पीटीआई के 43 हैं उन्हें अंदर आने की इजाज़त मिल जाएगी। अगर उन्हें इजाज़त मिल गई अंदर, इसका मतलब है बैक एंड पे इनके मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और जो वो APC इन्होंने पोस्टपोन की हुई थी शहबाज शरीफ साहब ने, वो APC भी बुला लेंगे, चाहे उसमें इमरान खान शरीक हो या ना हो। पीटीआई की प्रेजेंटेशन कम अज़ कम होगी, पीटीआई का वफद उसमें आ जाएगा, और ये इलेक्शन की कोई डेट भी तय कर लेंगे, क्योंकि इलेक्शन अब जो है ज़्यादा दूर नहीं है। इनका कहना यह है कि जुलाई अगस्त में हो, वो कहते हैं अक्टूबर नवंबर में हो, तो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, 3-4 महीने। और फिर एक और उसूल होता है कि कौमी असम्बली का अगर असम्बली का टेन्योर ख़त्म हो रहा है 18 अगस्त को या 25 अगस्त को, तो उससे पीछे 4 महीने के अंदर अंदर कोई सीट खाली होती है, हत्ता कि कोई MNA वफात भी पा जाता है और सीट खाली होती है, कोई रिज़ाइन कर देता है, तो 4 महीने के लिए री इलेक्शन नहीं होते, ज़िमनी इलेक्शन नहीं होते। तो अब तो बहुत शार्ट विंडो में है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब का मुतालबा अगस्त से 4 महीने पीछे डाई डाउन कर जाएगा। वो इलेक्शन का मुतालबा ही फिर नहीं कर सकेंगे कि कौमी असम्बली तोड़ें और इजलास पर इलेक्शन कराएं। अब उनकी इमरान खान साहब की कोशिश ये है कि KP के और पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो जाएं, उसके लिए ये सारा प्रेशर डाल रहे हैं। और फिर उसमें उन्होंने एक नया तमाशा जेल भरो तहरीक वाला शुरू कर दिया है। अब देखें ये पता नहीं कि मम्मी डैडी टाइप पार्टी है PTI, कोई ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं देखते। लिस्टें बन रही हैं कि किस तरह लोग जेल भरो तहरीक होगी, ये वो 3000 लोगों की लिस्ट बनी है फाइनल कि ये 3000 बंदे जो हैं जेल में जाएंगे, और 100-100, 200 बंदों की शक्ल में जाएंगे।
अब ये कोई टी पार्टी हो रही है वहाँ, आप किस चक्कर में आप जेल भरने जा रहे हैं? अब वहाँ कोई आपकी उन्होंने मैंगो पार्टी रखी हुई है राना सनाउल्लाह साहब ने कि आप जाएंगे और आपको वहाँ वो मैंगो पार्टी में या आइसक्रीम पार्टी होगी या पकौड़ा पार्टी हो रही है वहाँ, या कोई वहाँ चिकन पार्टी हो रही है? क्या कर रहे हैं आप? जेल भरो तहरीक का तो ये होता है कि जब कोई लीडर कह देता है कि भर दो जेलें, तो फिर लोग ये नहीं देखते कि सुबह है, दोपहर है, शाम है, और ये नहीं देखते कितने जा रहे हैं। फिर तो लातादाद बेशुमार तादाद में लोग जेलों पे पल पड़ते हैं और कहते हैं हमने अंदर जाना है, हमने अंदर ही रहना है। और गवर्नमेंट को ये खदशा होता है कि अगर ये सैकड़ों हजारों लोग जेल के अंदर चले गए, फॉर एग्जांपल अडयाला जेल या कोट लखपत जेल या सिंध की किसी जेल में अंदर चले गए लोग, या मत्स्य जेल में चले गए, तो जो अंदर हमारे पहले से जराइम पेशा लोग हैं उन्हें तो भागने का मौका मिल जाएगा। कोई भी किसी वक्त भी गेट तोड़ के तो बाहर भाग आएंगे, तो हम इनको अंदर रखेंगे या उनको काबू करेंगे? गवर्नमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, क्योंकि अंदर कातिल भी हैं उसमें और डकैत भी हैं और बड़े बड़े खतरनाक उसमें हैं, दहशतगर्दी में मतलूब भी हैं। तो गवर्नमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाती है कि इतने ज्यादा बंदे हम अंदर रख नहीं सके, जब इनको अंदर हम लेके गए तो ये अंदर से गेट खोल देंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट अवॉइड करती है कि जेल भरो तहरीक ना हो। लेकिन ये जो पीटीआई वालों ने सिलसिला निकाला है कि जी 3000 की लिस्टें बन गई हैं जो जाना चाहते हैं वॉलंटरली जेल भरने के लिए, उसमें फिर लिस्ट बनी है जी कि 100 ये जाएंगे पहले दिन, ये 200 दूसरे दिन जाएंगे, ये 200 तीसरे दिन जाएंगे। अगर 100 200 आपने भेजने हैं तो भाई ना भेजो, आपके इन बंदों के साथ बहुत बुरा होगा। और राना सनाउल्लाह को आप नहीं जानते, राना सनाउल्लाह ने सारी जिंदगी और कोई काम ही नहीं किया। बेशक उन्होंने MLLB किसी तरीके से कर लिया था, लेकिन उन्होंने वकालत नहीं की। उन्होंने सारी जिंदगी यही की है, दादागिरी की है, बदमाशी की है, लोगों के झगड़े निपटाए हैं या झगड़े किए हैं, फड्डे किए हैं। ही इज अ फड्डाबाज इंटीरियर मिनिस्टर। आपके ये 100 200 के जो आप मम्मी डैडी बच्चे अंदर भेजना चाहते हैं जेल में, ये इंतहाई बुरी मूव होगी आपकी। जी हाँ। फैज साहब, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि वो आजकल काफ़ी खामोश है? सुप्रीम कोर्ट ने जितना खामोश रहना था रह लिया। आपने देखा पिछले महीने 1.5-2 महीने से सुप्रीम कोर्ट सब कुछ खामोशी से देख रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट मजीद खामोश नहीं रह सकती। आपको ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि पिछली 2-3 स्पीचेस में इमरान खान ने जब भी बात की है उसने कहा मेरी आखिरी उम्मीद कोर्ट से है, और कोर्ट से मुराद उनकी सुप्रीम कोर्ट ही होती है। चाहे उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस जवाद हसन से एक रिलीफ मिल गया कि पंजाब के इलेक्शन 90 डेज के अंदर अंदर करा लिए जाएं, बिल्कुल उन्हें यह मिल गया, लेकिन इसके बावजूद वो ही इज वन इंडिविजुअल। मैं जस्टिस जवाद हसन को जाती तौर पर जानता हूँ। वो एक केस में मेरे लॉयर थे। मैं पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में एज डायरेक्टर जॉब करता था। 2014-15 की बात है, एंड ही वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट दैट टाइम। इनकी फैमिली अभी भी इंग्लैंड में है। ये इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी फैमिली के हैं, बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, और ये उसी का नतीजा है कि उन्होंने इतने प्रेशर के बावजूद उन्होंने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फैसला दिया कि उसके बाद इमरान खान को भी हौसला हुआ और पूरा PTI और पूरा पाकिस्तान बल्ले बल्ले कर रहा है कि जी जस्टिस जवाद हसन ने बहुत अच्छा फैसला दिया। लेकिन वहाँ फुल कोर्ट की इस्तदा कर दी गई है। अगर पंजाब में फुल कोर्ट बन गया और फुल कोर्ट ने उस फैसले को टर्न डाउन कर दिया तो फिर इमरान खान साहब के लिए बंद गली होगी। लेकिन अगर फुल कोर्ट ने वहाँ से पास कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट अभी ये पिछली हियरिंग में उन्होंने ये बात की है कि हम किसी भी वक्त किसी मैटर को अपने पास डायरेक्ट बुला सकते हैं। हालांकि वहाँ भी डिवीजन है अंदर बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में। कुछ कहते हैं हम बुला सकते हैं, मैटर अपने हाथ में ले सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि पंजाब में ये इसलिए गए हैं क्योंकि इनके पास एक अपील का हक रहता है मुखालिफ पार्टी के पास, और वो अपील का हक जो है वो किसी से नहीं छीनना चाहिए। इसलिए डायरेक्ट हम इनकरेज नहीं करते कि लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं। अच्छा किया है PTI वाले पंजाब में गए हैं और पंजाब से उन्हें उनके हक में फैसला मिल गया है। अब वहाँ से आगे मूव होगा सिलसिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब की, जो PTI वालों ने केस किया हुआ था नैब की तरमीम के खिलाफ, उसमें जो रिमार्क्स अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि अब शायद उंगलियां हमारी तरफ उठ रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं रहेगी। और उससे पहले आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी थोड़े से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें पूरे पाकिस्तान में उन्हें सराहा गया है। उन्होंने कहा है कि ये जो IMF पाबंदी लगा रहा है कि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के सिविल एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के असासे जाहिर किए जाए, तो मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, जजेस के भी असासे जाहिर किए जाएं। और अब पाकिस्तान में एक आम तासर ये पैदा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जजेस के भी असासे जाहिर किए जाएं 17 ग्रेड सिविल जज जो होते हैं उनसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक सबको अपने असासे जाहिर करने चाहिए। और साथ साथ जो आर्मी के कैप्टन, जिसे इक्वल टू 17 ग्रेड समझा जाता है, कैप्टन से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक उनके भी असासे जाहिर किए जाएं। ये बहुत बड़ी मूव होगी, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये सिविल सुप्रीमेसी के वेस्टेड इंटरेस्ट हामिल याफ्ता लीडरान हमारे नवाज शरीफ साहब
मरियम नवाज और इमरान खान जब तक इकट्ठे होके नहीं आते, एक नुक्ते पे इकट्ठे नहीं होते कि सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, उस वक्त तक आर्मी वालों से कोई नहीं पूछ सकता कि आपकी कितनी सैलरी है, आपको प्लाट कितने अलाट होते हैं और आपको मुरब्बे कितने अलाट होते हैं, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और सर्विस के दौरान आप क्या क्या बेनिफिट्स लेते हैं। ये उस वक्त तक कोई नहीं पूछ सकता जब तक हमारे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और स्पेशली ये जो दावेदार हैं सिविल सुप्रीमेसी के, दोनों इमरान खान और नवाज शरीफ, जब तक ये इकट्ठे होकर इस एक नुक्ते पे आगे नहीं बढ़ते। अदरवाइज इनके इसी तरह यूज़ किया जाता रहेगा। अगर 2013 में नवाज शरीफ को यूज़ किया गया और इमरान खान को धकेला गया, तो 2018 में इमरान खान को यूज़ करके नवाज शरीफ को पीछे धकेल दिया गया। अब फिर पूरी कोशिश ये है कि इमरान खान को पीछे धकेल के तो शहबाज शरीफ या कोई और किसी को आगे, मरियम नवाज वगैरह को लाया जाए। हालांकि उनकी जिद ये है कि नवाज शरीफ साहब को ही चौथा चांस दिया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब के फाइल से वो जो रेड निशान लग चुके हैं वो रेड निशान नहीं मिट रहे। और वो निशान वो हैं जिस दिन उन्होंने गुजरांवाला में स्पीच की थी और अपनी एक स्पीच के दौरान 11 दफ़ा उन्होंने उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल बाजवा और 11 दफ़ा उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ नाम लेके बात की थी। उस दिन उनके नाम पे क्रॉस लग गया था, अब वो क्रॉस हट नहीं रहा। मियाँ साहब की जिद है कि वही रहे। हालांकि अगर वो थोड़े से सियाने हों तो अपने भाई या बेटी पे मान जाएं तो शायद इमरान खान को पीछे धकेलने में और इनको मुस्लिम लीग नून को एक और चांस मिल जाए। लेकिन मियाँ साहब समझते हैं कि मैं इतना पॉपुलर हूँ और मेरी बेटी जो है वो इतनी क्राउड पुलर है कि वो शायद मुझे पाकिस्तान में वापस भी ले आए और शायद उस वजह से मेरे केसेस भी ख़त्म हो जाएं। मेरा आखिरी सवाल है आपको, आपकी राय जानना चाहता हूँ मैं कि क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात होंगे? इंतखाबात होंगे इसलिए क्योंकि ये जो लोग कहते हैं ना जी कि आर्मी नहीं चाहती और ये नहीं वो नहीं, ये लोगों की ख्वाहिशात होती हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि मेरा आपका हम सब का ओपिनियन जो है वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड होता है। आप अपनी महफिल में अपने कहीं आपके पास बैठे हुए हों ड्राइंग रूम में लोग 2, 4, 6, उनमें से आप देखेंगे कि जो बंदा ज़्यादा बोल रहा होगा उसने 4 अखबारें ज़्यादा पढ़ी हुई होंगी या 4 प्रोग्राम उसने टेलीविज़न के एंकर्स की डिस्कशन ज़्यादा देखी होंगी, उससे वो ज़्यादा बोल रहा होगा। लेकिन वो सारी उसकी गुफ्तगू आप गौर करें तो वो इन्फ्लुएंस्ड होगा। और अगर कोई बंदा आपसे आधा घंटा बात कर ले बैठ के तो आपको ये भी पता चल जाता है कि ये बंदा कमरान शाहिद के प्रोग्राम रेगुलर देखता है, हामिद मीर रेगुलर देखता है, मोहम्मद मालिक को रेगुलर सुनता है, आमिर मतीन को सुनता है, अरुण रशीद साहब को सुनता है, जावेद चौधरी को सुनता है या किसी और यूट्यूबर को या हकीकत टीवी को सुन रहा है, क्योंकि हर बंदे का नॉलेज उसी लेवल तक होता है। पर्सनली सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके कोई अपना उसमें से राय निकालना या अपना कोई तज्जिया करना, ये बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है। ज़्यादा लोग इधर उधर की बातें सुन के उसी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और हमारे यहाँ अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा मीडिया में है, जो अफसोसनाक है। और उसी की वजह से वो पोलराइजेशन हमारे गली मोहल्लों में पहुँच गई है, घरों में पहुँच गई है। हत्ता कि एक घर में माँ बाप से नाराज़ और बाप माँ से नाराज़, बेटा कहता है मैंने इस तरफ जाना है, बेटी कहती है मैंने इस तरफ जाना है, और एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं करते। जिस दिन इलेक्शन होते हैं या इस तरह का कोई सिलसिला होता है तो वो आपस में बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते। मेरे एक जानने वाले हैं, हमारी जर्नलिस्ट हैं, CBC में यहाँ होती हैं, बहुत अच्छी, पाकिस्तान, वो बेसिकली इंडिया में पैदा हुई, इंडिया बड़ी हुई, उनकी शादी हो गई, कराची आ गई। और कराची आने के बाद क्योंकि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिपोर्टिंग करती थी तो उनकी एक्सपर्टीज स्टॉक एक्सचेंज को कवर करना था। तो उन्होंने बड़ा नाम सुना हुआ था कि डॉन बहुत बड़ा अखबार है, और वो बताती हैं मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉन में काम करूं। उन्होंने डॉन में अप्लाई किया जॉब के लिए, तो बताया कि मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इतना अर्सा करती रही हूँ कवर, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ बिग स्टॉक एक्सचेंज लाइक कराची स्टॉक एक्सचेंज, तो मुझे जॉब चाहिए। डॉन वालों ने उसे जॉब नहीं दी। उन्होंने कहा इसलिए हम नहीं दे सकते कि यू आर एन इंडियन सिटीज़न। अगर आप इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर कर दो तो हम डॉन कराची में आपको एज ए रिपोर्टर जॉब दे देते हैं। उसको इश्क था जर्नलिज्म से, वो वाकई काम करना चाहती थी। उसने इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर की, पाकिस्तान की सिटीजनशिप ऑफिशियली ली क्योंकि उसके हस्बैंड पाकिस्तानी हैं, कराची के हैं। तो उसने कराची में वहाँ डॉन में एज ए काम करती रही। बाद में वो उनकी इमिग्रेशन हो गई कैनेडियन पॉइंट्स बेसिस पे, वो यहाँ आ गई। तो यहाँ दोनों मियाँ बीवी यहाँ होते हैं, कनाडा बच्चे भी हैं उनके। तो एक दिन मुझे बता रही थी, कह रही थी कि फयाज, हमारे घर में जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है क्रिकेट का, हमारे घर में बाकायदा 65 या 71 की जंग लगी हुई होती है कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। अब मियाँ बीवी से ज़्यादा करीब रिश्ता कोई नहीं होता आपकी ज़िंदगी में, इतने आप करीब होते हैं, आपके बच्चे साझे होते हैं, आपकी पूरी लाइफ की दुख दर्द गमी खुशी हर चीज़ साझी होती है। लेकिन कहती है जिस दिन क्रिकेट का मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, मैं चूँकि पैदा इंडिया में हुई हूँ तो मेरे अंदर से इंडिया नहीं निकल रहा, हालांकि मैं सिटीजनशिप
तो मैंने एक पाकिस्तान की ले ली और इंडिया की छोड़ दी, और मैं अब इतनी शादी के बाद तो मुसलसल मैं पाकिस्तान ही रह रही हूँ और फिर कनाडा रह रही हूँ। मेरे बच्चे भी अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं। मेरे हस्बैंड इतना सख्त किस्म का पाकिस्तानी है कि वो, लेकिन हमारे घर में रात को जब हम सोते हैं तो हम बेड पे बाकायदा नीचे में एक दुपट्टा ऐसे लंबा सा तार बाउंड्री बनाते हैं हम, कि दिस इज योर टेरिटरी एंड दिस इज माय टेरिटरी। कहती है हमारे बेडरूम तक, हम सोफे पे हम बैठते हैं तो वहां दरमियान में कोई चीज रख के कि दिस इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान, फिर हम क्रिकेट मैच देखते। तो इस हद तक पोलराइजेशन, वो एक नेशनलिज्म में तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि वो जिस तरह भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे घरों में इस तरह की हो गई है कि बाप अगर पीटीआई को पसंद करता है और माँ मुस्लिम लीग को पसंद करती है तो वो यकीन माने कितने कितने दिन आपस में घर में बोलते नहीं है। वो खाना बना के रख देती है, हस्बैंड उठा के खा लेता है, ये नहीं कहती कि ये खाना बन गया, यहाँ आए मिल के खाएं, नहीं। ये पोलराइजेशन इंतहाई खतरनाक है, और इस खतरनाक पोलराइजेशन के जिम्मेदार कौन लोग हैं? हमारे हुक्मरान हैं और हमारे मीडिया वाले हैं। और उलमा का तो जिक्र ही ना करें, उन्हें तो हलवे के अलावा, खाने पीने के अलावा अपने पेट के आगे उन्हें कुछ नजर नहीं आता। हालांकि बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है उलमा की। उलमा अगर अपने मिंबर को सही इस्तेमाल करें तो वो माशरे की बहुत हद तक इस्लाह कर सकते हैं। फैज़ मौलाना साहब, दिल तो ये चाहता है कि आपसे बातें करता रहूं और आपसे आपकी सारी जितनी भी एक्सपर्टीज़ है उसके मुतालिक सुनते रहें हम, मगर वक्त इजाज़त नहीं देता। और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थर्सडे को इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।